नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत में महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मापने के तरीके में हुए एक बहुत ही बड़े बदलाव के बारे में और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो पहला सवाल यही उठता है कि क्या सच में महंगाई को मापने का हमारा तरीका बदल गया है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा अपडेट है। और इस बदलाव का नतीजा क्या निकला? जनवरी 2026 के लिए महंगाई का ये चौंकाने वाला आंकड़ा सिर्फ 2.75%। अब जाहिर है ये सवाल उठता है कि हम अचानक इतने कम नंबर पर कैसे पहुंच गए? तो चलिए इस नए आंकड़े के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, ये नंबर कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिकल अपडेट है। तो हुआ ये है कि सरकार ने महंगाई की गणना का जो बेस ईयर था उसे 2012 से बदलकर 2024 कर दिया है। मतलब पहले हम 2012 की कीमतों से आज की कीमतों की तुलना करते थे, लेकिन अब हमारा रेफरेंस पॉइंट, हमारा शुरुआती बिंदु 2024 है। तो अब हम ये देखेंगे कि चीज़ें 2024 के मुकाबले कितनी महंगी या सस्ती हुई हैं। अब देखिए, इस नए आंकड़े की एक और खास बात है। ये महंगाई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट रेंज के अंदर ले आता है। आरबीआई का लक्ष्य होता है महंगाई को 2 से 6% के बीच रखना, और 2.75% का यह आंकड़ा ठीक उसी दायरे में फिट बैठता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब 2012 वाले सिस्टम में ऐसी क्या दिक्कत थी? देखिए, बात सीधी सी है। 2012 का भारत और आज का भारत, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पुराना तरीका असल में एक ऐसी इकोनॉमी की तस्वीर पेश कर रहा था जो अब उतनी रेलेवेंट ही नहीं रही। इस फर्क को ऐसे समझिए। सोचिए 2012 के बारे में। तब इंटरनेट की पहुंच इतनी नहीं थी, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो लगभग थे ही नहीं, लोगों के खर्च करने का तरीका भी काफी पारंपरिक था। और अब 2024 को देखिए, हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा डिजिटल हो चुका है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर सेवाओं पर हमारा खर्च, सब कुछ कितना बढ़ गया है। और यही सबसे जरूरी बात है। अगर हम समय के साथ इन तरीकों को अपडेट नहीं करेंगे तो जो डेटा हमें मिलेगा वो असलियत से दूर होगा, और गलत डेटा के आधार पर देश के लिए सही आर्थिक नीतियां बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस नई बास्केट के अंदर असल में है क्या। महंगाई मापने के लिए सरकार एक कंजम्पशन बास्केट का इस्तेमाल करती है। अब ये क्या है? इसे एक काल्पनिक शॉपिंग कार्ट की तरह समझिए, जिसमें वो सभी चीजें और सेवाएं शामिल हैं जिन पर एक औसत परिवार अपना पैसा खर्च करता है। मिसाल के तौर पर 2012 वाली बास्केट को देखिए। इसमें लगभग 40% वेटेज सिर्फ खाने पीने की चीजों का था। इसका सीधा मतलब ये था कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में जरा सा भी उतार चढ़ाव महंगाई के पूरे आंकड़े पर बहुत बड़ा असर डालता था। लेकिन अब 2024 की नई बास्केट में देखिए, खाने पीने की चीजों का हिस्सा घटकर करीब 37% रह गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, जो दिखाता है कि समाज के तौर पर हम कैसे बदल गए हैं। पर ऐसा हुआ क्यों? ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा सिद्धांत है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, वो अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा खाने जैसी बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च करते हैं, और एक बड़ा हिस्सा जैसे कि ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एंटरटेनमेंट और दूसरी सर्विसेज पर खर्च करने लगते हैं। तो अब इस नई बास्केट में क्या है? इसमें ओटीटी सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, हाउसिंग और हेल्थ सर्विसेज, इन सब चीज़ों को या तो जोड़ा गया है या फिर इनका वेटेज बढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि आज हमारा पैसा इन्हीं चीज़ों पर ज़्यादा खर्च हो रहा है। और जानते हैं, ये नई बास्केट अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और डिटेल्ड है। आज की इकोनॉमी की सच्चाई को दर्शाते हुए इसमें कुल 358 आइटम्स हैं, जिसमें 308 सामान और 50 सेवाएं शामिल हैं। ठीक है, ये सब आंकड़े और प्रतिशत तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सब का आम जिंदगी पर, रोजमर्रा के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट नहीं है, इसका सीधा असर हमारे घरों के बजट पर पड़ता है। इसके असल दुनिया में नतीजे होते हैं। तो ये पूरी चेन काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक नया कम महंगाई का आंकड़ा रिपोर्ट होता है। फिर आरबीआई अपनी पॉलिसी मीटिंग्स में इस डेटा को देखता है। इसके आधार पर वो ब्याज दरें यानी इंटरेस्ट रेट्स पर कोई फैसला लेता है, और ये इंटरेस्ट रेट्स सीधा असर डालते हैं हमारे लोन की ईएमआई पर और हमारी सेविंग्स पर मिलने वाले रिटर्न पर। तो बॉटम लाइन क्या है? पहली बात, हमें महंगाई की एक ज्यादा सटीक तस्वीर मिलती है। दूसरी, ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी को प्रभावित करता है। तीसरी, इससे लोन पर ब्याज दरें बदल सकती हैं। और चौथी, ये हमारी बचत पर मिलने वाले रिटर्न पर भी असर डाल सकता है।
और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इकोनॉमी तो हमेशा बदलती रहती है ना? तो क्या ये नया तरीका जो आज के लिए इतना सटीक लग रहा है, आने वाले कल की महंगाई को भी उतनी ही सटीकता से माप पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा।